नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया। एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि स्पेशली पिटिशंस क्रिमिनल से अराइजेस हुई थी 11954 ऑफ 2023, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 3446 ऑफ 2023। इसमें अपीलेंट है वो एक डॉटर है और रिस्पोंडेंट उनके फादर है। तो ये केस ओरिजिनेट हुआ था कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट में स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल की फाइल की गई थी। और हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये था कि जो रिस्पोंडेंट जो कि उनके फादर हैं, उन्होंने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की थी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो हाई कोर्ट ने एक जो अवार्ड दिया था फैमिली कोर्ट ने, जो कि 20,000 रुपये पर मंथली मेंटेनेंस का जो अवार्ड दिया था, हाई कोर्ट ने उसको रिड्यूस कर दिया था और उसको 7,500 रुपये में कहा दिया, इसको जो मॉडिफाई कर दिया था कि 7,500 रुपया पर मंथ ही मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो उससे एग्रीवेट होके जो डॉटर है उन्होंने आगे अपील है वो फाइल की। जो डॉटर था वो माइनर थी, उनकी एज जो बताई गई है, जो जजमेंट में लिखा गया है, वो 6 से 7 साल है। और जो मदर और फादर थे जो मदर और फादर हैं जो उनका डाइवोर्स हो गया था और फादर को जो है डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो कि मिल गई थी, ग्रांट हो गई थी। और जो मैरिज जो हुई थी उनमें से 2 बच्चे थे। एक जो सन था वो फादर की कस्टडी में था और जो डॉटर है वो मदर की कस्टडी में है। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया वो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बने रहिए इस वीडियो पे। तो देखिए, ये एक ऑफिस रिपोर्ट बता रही है कि 30 अक्टूबर 2023 की रिस्पोंडेंट हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव द नोटिस और सर्विस डीम्स टू बी कंप्लीट। रिस्पोंडेंट जो यहाँ पर अपेयर नहीं हुए, मींस उनके जो फादर हैं वो अपेयर नहीं हुए, तो इसलिए सर्विस कोर्ट ने कहा कि वो कंप्लीट हो गई है। और इसलिए जो केस के मेरिट्स पे आए, तो केस का मेरिट ये था कि जो अपीलेंट है वो एक माइनर डॉटर है रिस्पोंडेंट फादर की, तो वो एग्रीवेट हुई थी ऑर्डर जो कि पास हुआ था हाई कोर्ट द्वारा। और उसमें जो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था और फैमिली कोर्ट ने जो फिक्स की थी मेंटेनेंस जो कि 20,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस फिक्स की थी। और उससे एग्रीवेट होकर हस्बैंड मीन्स जो फादर हैं उन्होंने रिवीजन पिटीशन है वो फाइल की थी और रिवीजन पिटीशन में 7,500 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस को मॉडिफाई कर दिया था। तो मीन्स फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जो इसमें 20,000 रुपये पर मंथ फादर को डायरेक्शन दी थी कि वो मेंटेनेंस है वो दें अपनी डॉटर को। और लेकिन उससे एग्रीवेट होकर फादर ने रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में डाली थी। हाई कोर्ट ने 20,000 रुपये को मॉडिफाई करके 7,500 रुपये पर मंथ कर दिया। अब यहाँ पर काउंसिल जो है अपीलेंट के, उन्होंने सबमिट किया था कि जो मैरिज जो हुई थी मदर ऑफ द अपीलेंट और रिस्पोंडेंट ऑफ द फादर 2008 में हुई थी। मैरिज के वेडलॉक से एक बॉय और गर्ल बॉर्न हुए थे। कस्टडी जो बॉय की थी वो रिस्पोंडेंट के पास थी और अपीलेंट जो है वो मदर के साथ रह रही थी। और डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने, मींस जो फादर है उन्होंने फाइल की थी जनवरी 2018 में फैमिली कोर्ट में। और जो कि जो मई 2018 में मई 2018 में उनकी जो मदर है और मदर ने एक एप्लीकेशन 125 CRPC की फाइल की थी। मींस मदर और उन्होंने मींस जॉइंट पिटीशन थी वो फाइल की थी। लेकिन जो डाइवोर्स पिटीशन थी जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने फाइल की थी वो अलाउ कर दी थी फैमिली कोर्ट ने 10 सितंबर 2022 को। अब चूंकि अब ऑर्डर आया था फिर 30 नवंबर 2022 में फैमिली कोर्ट ने पार्शियली अलाउ कर दी थी। मींस जो एप्लीकेशन अपीलेंट और उनकी जो मदर ने जो फाइल की थी उसको पार्शियली अलाउ कर दिया था 125 CRPC के अंदर। तो जो मेंटेनेंस अवार्ड की थी 20,000 रुपये पर मंथ कर दी थी
फॉर द माइनर अपीलेंट माइनर डॉटर, और वाइफ को डिनाई कर दी थी, वाइफ को मेंटेनेंस कोई अवार्ड नहीं की थी, तो इसलिए जो ऑर्डर था वो फाइनल हो गया था। इसके बाद हाई कोर्ट में डाली गई थी, हाई कोर्ट ने इम्पिंज्ड जो क्रिप्टिक ऑर्डर का, कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो इम्पिंज्ड क्रिप्टिक ऑर्डर था उसमें अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस थी 20,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दी थी। और अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमने सर्विस रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजा था लेकिन रिस्पोंडेंट ने अपेयरेंस नहीं दी। अब यहाँ पर बताया कि ही श्रिंकिंग टू टेक केयर ऑफ द अपीलेंट माइनर डॉटर, जो कि 6 से 7 साल की हैं, जो कि आगे फिर बताया कि प्रेयर थी कि इम्पिंज्ड ऑर्डर की जो कि पास किया गया था हाई कोर्ट को, उसको सेटिसाइड कर दिया जाए और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया जाए। ऐसे ही एक प्रेयर में मांगा था। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद काउंसिल्स का अपीलेंट और मींस सिर्फ अपीलेंट के काउंसिल थे क्योंकि रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं हुए, तो अपीलेंट के काउंसिल के सुनने के बाद कोर्ट ने पेपर बुक को परस्यूट किया। पाया कि जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसमें 20,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस अवार्ड की थी माइनर डॉटर को। अब कोर्ट ये एविडेंट है कि कोर्ट को मटेरियल जो भी प्लेस किए जाएंगे उसको कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन हाई कोर्ट ने रिवीजन जब पिटीशन फाइल की थी रिस्पोंडेंट द्वारा, तो उसमें ये रिकॉर्ड किया कि पहले रिस्पोंडेंट जो है वो एक प्राइवेट वर्क कर रहे थे और अब ये फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड है, मींस फाइनेंशियली उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जो मैनर जिस मैनर पे मेंटेनेंस पे करने को कहा गया था, करने को कहा जाता है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 24 हिंदू मैरिज एक्ट जो कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है तब 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी पिटीशन फाइल की जा सकती है और 125 CRPC के अंदर। तो यहाँ पर बताया कि एक जजमेंट आई थी रजनीश वर्सेस नेहा की, एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है, उसमें डिटेल गाइडलाइंस इशू की गई थी। उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में, तो उसमें एक काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस बताई थी। तो कोर्ट में बताया था कि ये पाया जाता था कि जो मेंटेनेंस है वो प्लीडिंग्स ऑफ पार्टी जो है पहले प्लीडिंग्स देती थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैस वर्क करती थी, सम अमाउंट जो है गैस वर्क के बेसिस पे दी जाती थी। तो यहाँ पर उस जजमेंट में पाया था कि जो रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में कि पार्टीज जो है स्कैंटी मटेरियल्स देती थी, अपने करेक्ट डिटेल्स जो है वो ब्यौरा नहीं देती थी, जिसकी वजह से कोर्ट को प्रॉब्लम्स आती थी मेंटेनेंस अवार्ड का सिस्टम। तो यहाँ पर उस जजमेंट में ये बताया गया था कि वाइफ की हमेशा टेंडेंसी आती है वो अपनी नीड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताती हैं और हस्बैंड जो है हमेशा अपनी एक्चुअल इनकम को छुपाते हैं, कंसील करते हैं। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने एक प्रोसीजर बता दिया था ताकि स्ट्रीमलाइन ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस, ताकि एक ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस का एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर डेवलप कर दिया था। अब जजमेंट्स वेरियस कोर्ट्स की रेफर की गई थी उस जजमेंट में और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से भी जो रिस्पांस लिया गया था, और कोर्ट ने इवन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी एक रिपोर्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करें, सजेशंस जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देती हैं, जो कि फ्रेम्स गाइडलाइंस बताएं और जो कि एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि दोनों पार्टीज को फाइल करना होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का। तो गाइडलाइंस इशू हुई थी अंडर आर्टिकल 136 रीड विद 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बताया गया था ताकि पार्टीज जो है अपना डिस्क्लोजर दें एसेट्स और लायबिलिटीज को मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में। तो जजमेंट डिलीवर हुई थी 4 नवंबर 2020 को और एफिडेविट जो है सारी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल था, जो इवन जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उस पर भी एप्लीकेबल था। तो डायरेक्शंस इसके बारे में थोड़ा सा कोट किया उस जजमेंट का, तो थोड़ा सा हम इसे में ब्रीफली देखते हैं उसमें क्या बताया था। उसमें बताया गया था रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में जो एप्लीकेंट होगी, जो पिटीशन फाइल करेंगी, तो वो अपना एक एफिडेविट देंगी, सारे उसमें डिस्क्लोजर होगा एसेट्स का, और रिस्पोंडेंट भी अपना एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर जो है 4 वीक्स के अंदर वो डिपॉजिट मतलब फाइल करेंगे। और कोर्ट जो है 2 अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा नहीं देगी कि रिस्पोंडेंट को कि वो अपना एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताएं। अगर रिस्पोंडेंट डिले करता है तो 2 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट ले लेता है, तो फिर कोर्ट जो है अपनी एक्सरसाइज करेगी पावर को, वो डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ कर देगी। तो अगर लगेगा कोर्ट को कि ये कंडक्ट जो है वो विलफुल है और जानबूझ के किया जा रहा है डिले करने के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए, तो ऐसा ये उस जजमेंट में बताया हुआ था। और फॉर्मेट जो बताया गया एफिडेविट का, कोर्ट ने कहा था कि इसे मॉडिफाई किया जा सकता है अगर कोर्ट को लगे, और अगर ये सब जुडिशियल डिस्क्रिशन पे होगा कि
इसमें जो भी नेसेसरी डायरेक्शंस होंगी वो दी जा सकेंगी। तो ये सब रजनीश रोशी नेहा की जजमेंट के बारे में बताया। अब ये कोर्ट वर्जन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि अगर डिक्लेरेशन कर देते समय, कोई एफिडेविट में देते समय अगर कोई भी एग्रीवेट पार्टी को लगे, मींस चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनको लगे कि एक इंटेरोगेटरीज भी सर्व की करनी पर चाहिए अपोजिट पार्टी के ऊपर, तो वो अपोजिट पार्टी के ऊपर इंटेरोगेटरीज दे सकती हैं। तो वो अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं ऑर्डर 11 सीपीसी के अंदर। और जब वो एफिडेविट फाइल करने के बाद कोर्ट जो है अपनी ऑर्डर 10 सीपीसी और 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो अपनी पावर इन्वोक करेगी। और अगर पार्टीज को लगेगा कि, क्योंकि अब ये बताया कि इनकम जो होती है अदर पार्टी की, वन पार्टी की हमेशा नॉलेज में नहीं होती दूसरे स्पाउस के अंदर, दूसरे स्पाउस के बाद। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास पावर होगी 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, अगर जरूरत होगी तो उस पावर को इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इनकम एसेट्स और लायबिलिटीज जो स्पाउस की होती है हमेशा पर्सनल नॉलेज की ऑफ द पार्टी कंसर्न के पास होती है, हमेशा उसकी पर्सनल नॉलेज ऑफ द पार्टी कंसर्न के पास होती है। तो अब ये फिर इसके बाद बताया कि अगर चाहेगी तो सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी फाइल कर सकते हैं पार्टीज। ये सब रजनीश रोशी नेहा की जजमेंट के बारे में ही कोर्ट किया गया। और उसमें ये बताया कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देंगे, जब मिसरिप्रेजेंटेशन देंगे, तो कोर्ट जो है वो इनिशिएट करेगी प्रोसीडिंग्स 340 सीआरपीसी के अंदर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर भी। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको ये एफिडेविट्स फाइल करने के लिए छूट दी हुई थी, डिस्पेंस किया गया था उसको। तो ये सारी जजमेंट के बारे में बताया गया था। और फिर उसमें पैरा 91 92 की जो जजमेंट थी रजनीश रोशी नेहा की, उसमें परमानेंट एलिमोनी के बारे में बताया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि जो एजुकेशन एक्सपेंसेस होंगे वो फादर को दोबारा बाउंड करने पड़ेंगे। अगर वाइफ काम कर रही है और उनको लगे कि एक्सपेंस, तब ऐसे केसेस में एक्सपेंसेस हैं वो प्रोपोर्शनेटली शेयर किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर फिर फॉर्मेट के बारे में बताया कि एक जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए अलग से एक एफआईआर जो फॉर्मेट है, और जो नॉन एग्रीकल्चर जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए अलग से है। और मेघालय में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पेट्रिशियल सोसाइटी नहीं होती, मैट्रिलिनियल है, तो इसलिए उसके लिए अलग फॉर्मेट है, वो बताया गया था। क्योंकि तो ये सारा उसके फॉर्मेट के बारे में बताया गया था। और यहाँ इसमें बताया कि जो स्टेट ऑफ मेघालय जो है, रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय है, वहाँ पे स्पेशल स्टेटस देते हुए, क्योंकि ट्राइबल एरियाज होते हैं तो वहाँ मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ सोसाइटी रहती है, तो इसलिए उसको लिए अलग फॉर्मेट बताया गया। तो फिर इस सारे को देखने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो अगर अर्निंग, वाइफ की जो अर्निंग है वो अच्छी है, तो इसको भी जॉइंट पेरेंटिंग जो है वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है, ताकि इससे बच्चे की परवरिश की जा सके। और बेसिक ऑब्जेक्ट यही होता है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। इस दोनों का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड है वो ही देखा जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जो पास किया था, उसमें 20,000 से 7,500 रुपये कर दी थी, सिर्फ इस नोटिस की मेनली नोटिसिंग अर्लियर कि रिस्पोंडेंट जो है वो पहले बिजनेस में थे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो माइनर डॉटर को नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट जो है इस कोर्ट के समक्ष नहीं आए, जो जस्टिफाई कर सकते हैं अपने स्टैंड को, जो उन्होंने स्टैंड लिया था बिफोर द हाई कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर पास किया था, जो कि रीजंस थे उस ऑर्डर में। तो यहाँ पर रिकॉर्ड में कुछ नहीं आया कि जो अपीलेंट जो एट द टाइम ऑफ हियरिंग की जब एफिडेविट जो है वो फाइल किए गए थे, मतलब यहाँ पर कोर्ट ने नोटिस किया कि कोई रिकॉर्ड में नहीं पाया कि जब अपीलेंट ने जब हियरिंग हुई थी, जब एफिडेविट जो फाइल किए थे दोनों पार्टीज ने, जो रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में जो कि डायरेक्शन दिए गए थे हाई कोर्ट द्वारा, में डायरेक्शन दिए थे सारे हाई कोर्टों को, जब सर्कुलेशन की गई थी कि सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को बताएं, अवेयरनेस करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर कहा कि ये केस जो है वो आइसोलेशन में नहीं है। इवन जो प्रोनाउंसमेंट होने के बाद भी कई केसेस आ रहे हैं ऐसे, जो कि कोर्ट जो है वो फिक्स कर रही है मेंटेनेंस को, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो, बिना एफिडेविट लिए पार्टीज का। और तो इसलिए अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने नोटिस नहीं लिया कि जो कि गाइडलाइंस इशू की थी, ताकि एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल ऑफ केसेस किया जा सके और ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस दी जा सके। तो जब भी कॉन्करेंट रेमेडीज होंगी, अवेलेबल होंगी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, 125 सीआरपीसी के अंदर,
चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, DVA एक्ट जिसे प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं, या हिंदू मैरिज एक्ट हो, या हिंदू मेंटेनेंस एक्ट एंड अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो है अवार्ड की जाएगी। तो लिटिगेशन जो है ट्रायल कोर्ट में क्लोज कर देनी चाहिए। इसके बाद भी पार्टीज जो है वो दे आर फोर्स टू लिटिगेट। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर पास किया गया था वो क्रिप्टिक और bereft ऑफ रीजंस था, हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था। तो इसे कोर्ट ने कहा कि इसको सेट असाइड किया जाना चाहिए और वापस रिमिट किया भेजना चाहिए हाई कोर्ट को, कि वो दोबारा से इसको कंसिडर करें, फ्रेशली कंसिडर करें। और रिस्पॉन्डेंट चूंकि अनरिप्रेजेंटेड है, हाई कोर्ट जो है वो नोटिस दे सकते हैं, हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, नोटिस को दे सकते हैं रिस्पॉन्डेंट को, ताकि जो भी डेट फिक्स होगी। और यहाँ पर अपना कोर्ट ने आगे एक चिंता व्यक्त की कि जो गाइडलाइंस इशू हुई थी राजेश वसी न्याय की, तो नीचे की कोर्ट्स जो है वो नहीं फॉलो कर रही हैं। तो ये एप्रोप्रिएट होगा क्योंकि सिमिलर केसेस जो हैं वो अडहर नहीं, गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं कर रही हैं। तो इसलिए डायरेक्शंस दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस कोर्ट को कि वो रीसर्कुलेट करें और A4 से जजमेंट को ना सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स थ्रू द हाई कोर्ट्स में बट इवन नेशनल जुडिशियल अकेडमी में भी भेजें और स्टेट जुडिशियल अकेडमीज में भी भेजें, ताकि वो नोट ले करें इसको और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चालू कराएं। इसलिए ऑर्डर अकॉर्डिंगली किया और अपील को डिस्पोज कर दिया। ये 6 नवंबर 2023 की ये जजमेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।